हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में या टाइटल में देखा होगा कि आज का सेशन हमारा आईपीसी सीआरपीसी के बारे में है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, कमांडो, एसआई, दुर्गा शक्ति या ओवरऑल आप हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ऐसी संभावना है कि यहां से भी सवाल वो जरूर पूछे। क्यों पूछे? क्योंकि आपराधिक जांच के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस इन्हीं का ही तो काम होता है। तो एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट का आप पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसी बहुत ज्यादा संभावना है कि यहां से एक आध सवाल निकले हमारा। इस करके हम लोग आज का ये लेक्चर पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार किया है, तो उन्हें हम लोग समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। तो आप लोग ध्यान से मन लगा के इस वाले वीडियो पार्ट को देखिएगा। आप लोग जरूरत पड़ी तो और वीडियो पार्ट भी आप लोगों के आगे जरूर शेयर कर दिए जाएंगे इन फ्यूचर जल्द ही। फिलहाल सबसे पहले हमारे आगे बात आती है कि तो आईपीसी होता है, एक सीआरपीसी होता है। इन दोनों का फुल फॉर्म एक बहुत ही बेसिक तरीके से सवाल बन सकता है। आईपीसी को आप लोग बोला करते हैं इंडियन पीनल कोड, और सीआरपीसी को बोलते हो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हो आप लोग। तो दोनों का फुल फॉर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या आईपीसी का फुल फॉर्म आपने क्या पढ़ा? इंडियन पीनल कोड। और आपने सीआरपीसी का फुल फॉर्म पढ़ा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा। एक्चुअली आपने आईपीसी का ये वाला नाम हिंदी में जरूर सुना होगा, पुरानी फिल्मों में सुना होगा। क्या? ताज इराते हिंद। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा पुरानी फिल्मों में कि ताज इराते हिंद दफा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। ऐसा आपने सुना होगा, पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं ये तो। पर इसको हिंदी या एक्चुअली उर्दू भाषा का शब्द है ये ताज इराते हिंद। और यहां से इसको उर्दू में तो ये लिखा जाता है, इंग्लिश में आप इसे बोला करते हो इंडियन पिनल कोड। ये आपको समझ में आया है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इस आईपीसी में कुल कितने धाराएं यानी कि सेक्शंस है। तो सेक्शंस टोटल इसके अंदर 511 है, ये याद रखिएगा। चैप्टर पूछा जाएगा कुल कितने चैप्टर है, देन आपका आंसर रहेगा इसके अंदर कुल 23 अध्याय है, यानी कि 23 चैप्टर है। फिर आपसे पूछा जाए कि पहला लॉ कमीशन जो है वो किसने पेश किया था, ये ड्राफ्ट किसने तैयार किया था पहले लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग का। तो जवाब रहेगा लॉर्ड मेकाले। 1834 के अंदर 1834 के अंदर पहला विधि आयोग का ड्राफ्ट पेश किया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था लॉर्ड मेकाले। और वो आपको पता होंगे जो अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने वाले व्यक्ति भी हैं भारत के अंदर। ये पॉइंट भी आप लोग एडिशनली याद रखिएगा। और ये कानून पास हुआ कब सर? 6 अक्टूबर 1860 को ये कानून पास हो गया। और 2 सालों के बाद यानी कि 1862 के अंदर पूरे भारत के अंदर ये लागू हो गया। ये पॉइंट आपको यहाँ पे फैक्चुअली याद रखने होंगे यहाँ से कि ये तथ्य है किससे रिलेटेड, आपके आईपीसी से या इस कानून या लॉ से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको लॉ यानी कि कानून के बारे में ही जिक्र करना है यहाँ पे। तो कुल धाराएं कितनी है? 511 है। सेक्शन है यानी कि 23 चैप्टर है। 1834 में सबसे पहला लॉ कमीशन जो है ना वो पास हुआ था। अच्छा सॉरी, लॉ कमीशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, किसने किया है? लॉर्ड मेकाले ने। कब पास हुआ है ये संसद में? 6 अक्टूबर 1860 को हुआ है। लागू कब हुआ है सर ये 1862 को लागू हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये कानून क्यों ड्राफ्ट तैयार किया गया, ऐसे कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो, कानून की जरूरत इसलिए पड़ी कि व्यवस्था को ठीक ढंग से रखने के लिए, व्यवस्थापिका जैसे आप बोलते हो ना, ये व्यवस्था को बनाए रखता है कानून। सर व्यवस्था किस प्रकार की? एक प्रकार से यूं समझ लो कि हमारे शहर के अंदर एक चौराया हो, यहां से कुछ लोग आते हों, यहां से कुछ लोग आएंगे, यहां से भी कुछ लोग आएंगे, यहां से भी कुछ लोग आएंगे। चारों गाड़ी लेके आए, बाइक लेके आए, वटेवर तरीके से आए, और कोई अगर व्यवस्था नहीं है तो होगा क्या? ये भी ऐसे जाने का कोशिश करेगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। और जब चारों आपस में जाएंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। हो सकता है जाम लग जाए, हो सकता है चारों लड़ाई कर बैठे, पता नहीं क्या काम कर सकते हैं। लेकिन इसी में कानून व्यवस्था को लाया गया, तो यहां पे क्या कर दिया? रेड सिग्नल रख दिया गया कि भाई जब ये जा रहा है तो तुम रुक जाओ, वो जा रहे हैं तो तुम रुक जाओ, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ। इससे क्या होगी? प्रॉपर व्यवस्था बनी रहेगी। और अगर कोई इन व्यवस्था का पालन ना करे तो इसके लिए फिर आपके पास में कानून के नियम होने चाहिए। भाई सामाजिक सी बात है, समाज में अगर आप रहते हो तो समाज के अंदर भी कुछ नियम है ना रहने के, ठीक है ना? तो सुरक्षा है, आपकी खुद की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, नैतिकता बनाए रखती है समाज में। कानून एक्चुअली इसलिए लेके आए हैं।
अगर कानून नहीं होता तो नैतिकता तो बिल्कुल ही खत्म होगी, मॉरलिटी तो बिल्कुल ही खत्म है, समझिएगा। व्यवस्था भी बिल्कुल ही खत्म है, आपकी सिक्योरिटी भी आपकी बिल्कुल खत्म है। तो हिफाजत करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, अव्यवस्था कम करने के लिए, नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए ये कानून हमारे आगे पेश हुए हैं और ये जरूरी भी है हमारे लिए। अब बात आती है कि अपराध कहते किसे हैं। मुद्दा तो ये है कि अपराध कहते किसे हैं। ये कानून के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है मौलिक और एक होती है प्रक्रिया आपकी। एक तो सब्सटेंटिव होता है और एक आपका प्रोसीजरल होता है। सब्सटेंटिव में भी आपका सिविल आता है, एक आपका यानी कि जो सिविल कानून वगैरह आता है। एक्चुअली मौलिक के अंदर ही आईपीसी आती है, ये प्रोसीजरल के अंदर ही आपका क्रिमिनल आया करता है। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कानून के किस वाले हिस्से में आईपीसी आता है, जवाब रहेगा मौलिक यानी कि सब्सटेंटिव टाइप का लॉ है ये। और क्रिमिनल कैसा होता है, ये प्रोसीजरल टाइप का है आपका। मुद्दा यहाँ पे ये है कि अपराध होता क्या है। भी मान लेते हैं मैंने किसी के घर में जाके चोरी कर ली, तो ये बताएगा कौन अपराध है, ठीक है ना। इसी अपराध को बताने के लिए, या चोरी करना एक अपराध है, किसी का मर्डर करना अपराध है, किसी का मर्डर करने का प्रयास करना अपराध है, किसी से दहेज मांगना अपराध है। एक्चुअली अपराध का रियल डेफिनेशन जो दे रखा है ना, वो आईपीसी के अंदर दे रखा है। इंडियन पिनल कोड क्या है, ये बताती है कि अपराध क्या होता है, किस अपराध, मतलब मान लेते हैं कि किसी का घर चोरी करना ये एक अपराध है, ये आईपीसी ने बताया, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इतनी सजा मिलेगी। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि क्या अपराध होता है, ठीक है ना, और उसके लिए क्या सजा होगी, ये चीज आईपीसी बताता है, ताज इराते हिंद बताता है। लेकिन भाई उस अपराध को साबित करने के लिए जो यूज होती है वो है सीआरपीसी, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि 1973 में एक संसद में पास हुआ था। 74 में इसे लागू किया गया था पूरे देश के अंदर। और इसका मतलब फिलिंग एफआरआई, अगर आप सॉरी एफआईआर, अगर आपसे पूछा जाए एफआईआर जो होती है वो किसके तहत होती है, सीआरपीसी के तहत। ये पेपर में पूछा जाने वाला है, याद रखिएगा। एफआईआर किसके तहत होती है, सीआरपीसी के। इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ होती है। मैं मान लेते हैं कि कोई आप ना मेरे लिए थाने में गए, पुलिस में गए, और आपने कहा कि सुनील सर ने ना हमारा दिल चुरा लिया। खैर ऐसे लिए कोई होता नहीं है, मान लेते हैं एग्जांपल से आपने कहा सुनील सर ने चोरी कर ली भी, तो एक्चुअली आपने एफआईआर करवा दी मेरे खिलाफ। अब पुलिस वाले मेरे पास कॉल करेंगे या मेरे को बुलाएंगे और मेरे से पूछताछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या ये बात ठीक है, क्या था क्या नहीं था, दोनों पार्टी आपस में बैठेगी। सीधा तो खैर इसके लिए केस नहीं बनता, लेकिन डायरेक्ट पहले तो इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट पेश होएगी। ये सारी चीजें जो है ना आपकी उस अपराध को साबित करने के लिए होती है। एक्चुअली अपराध क्या है और अपराध की सजा है वो तो आईपीसी बताती है। उस अपराध को साबित करना भी जरूरी है ना कि वाकई इसी ने किया है। कई बार क्या होता है कि किया किसी ने होता है, झूठा इल्जाम भी तो लग जाता है ना। ऐसा थोड़ी ना आप मतलब किसी को भी कह दो कि इसने मर्डर कर दिया, इसने चोरी कर ली, इसने ठगी कर ली। ऐसा तो आप झूठा तो किसी को नहीं कह सकते ना। इस अपराध को एक्चुअल साबित करने में फिर पुलिस का हाथ होता है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके आगे मैंने शेयर कर दिए हैं। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड होता है, ठीक है। इसे उर्दू में आप लोग कहते हैं कि ताज़-इरात हिंद डिफाइंस वेरियस क्राइम, बहुत प्रकार का क्राइम क्या होता है, क्राइम के लिए सजा क्या होती है, ये बताएगा। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है और ये हमें बताएगा क्या कि प्रोसीजर क्या क्या उस अपराध को साबित करने में प्रोसीजर लगेगा। एफआईआर करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, चार्जशीट पेश करनी है, उसके लिए 1973 में पास हुआ, 74 में लागू किया गया इसे, ठीक है। इस आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, 23 चैप्टर है। 1834 में लॉर्ड मेकाले ने सबसे पहले इसका ड्राफ्ट तैयार किया है, या विधि आयोग लॉ कमीशन तैयार किया है। कानून पास हुआ है 6 अक्टूबर 1860 को, 1862 में लागू हो गया। और ये आईपीसी है, ये सब्सटेंटिव लॉ है, और सीआरपीसी है, ये प्रोसीजरल है। ये दोनों हिस्से होते हैं कानून के। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वेरी गुड। उसके बाद में बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट से सेक्शन हमें पढ़ने होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन जिनकी पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है, यूं कहिएगा। लाइक सबसे पहले सेक्शन 307 है, ठीक है ना, यानी कि धारा 307 क्या कहती है। ये धारा 307 इज रिलेटेड टू अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास या हत्या का नाकाम प्रयास ही कह दो आप लोग। अब मान लेते हैं कि मैं हूं और मेरे पास में आप आए हैं, आपने गोली चलाई है, ठीक है ना, लेकिन गोली मेरे लगी नहीं है, मेरे साइड से होके चली गई। आपके पास हाथ में तलवार थी, आपके हाथ में चाकू था, आपने चाकू मारने की कोशिश की, मेरे हाथ के लग गया, यहां लग गया। आप गर्दन काटना चाह रहे थे, आप क्या कहते हैं छुरा घोंपना चाह रहे थे पेट में, लेकिन वो मेरे नहीं लगा।
हत्या का प्रयास तो आपने किया ना, इससे मैं तो भयभीत हो गया कि भैया ये आदमी आज तो प्रयास किया, बच गया, कल को फिर पकड़ के मार दिया तो इस करके फिर मैं जाऊंगा कहां पे, मैं जाऊंगा आपकी एफआईआर ही करवाने के लिए। तो सीधी सी बात है कि आईपीसी का मतलब हुआ 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, ये गैर जमानती धाराओं में से आती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 302 वेरी इंपॉर्टेंट, सुना होगा आपने। देखो 300 सेक्शन होता है ना, धारा 300, खाली 300, इसमें यह लिखा हुआ है कि किसी का मर्डर करना अपराध है, मौत एक अपराध होती है, और उसके लिए सजा जो है वो 302 में है, याद रखिएगा, ठीक है, इस बात में फर्क है। किसी का मर्डर करना, किसी को मार देना, ये एक अपराध है, ये धारा 300 में लिखा हुआ है। और 302 क्या कहती है कि उस अपराध के लिए सजा क्या होगी, भैया तो फांसी की होगी, या उम्र कैद होगी, या जुर्माना होगा, ऐसी सजाएं होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, सेक्शन 302 जो होती है पनिशमेंट फॉर मर्डर, और ये तो अच्छे से जानते हो, ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत आपको सजाए मौत सुनाई जाती है, पुरानी फिल्मों के बेहतरीन डायलॉग में से एक डायलॉग। सेक्शन 304 304, ये क्या है, ये है भैया आपकी नेग्लिजेंस जो होती है, यानी कि लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाती है। एग्जाम्पल से आपने ईयरफोन लगा रखे बढ़िया, और बहुत तेजी से आपने गाना चला रखा है, ठीक है ना, गजबण पानी न चाली 52 गज का दामन पैर मटक के चालूंगी, आपने मटक के चालूंगी गाना लगा रखा है, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी को भी आप मटक के ही चला रहे हो, कभी उधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, मटक के चला रहे हो गाड़ी को। आपके इस मटकने के कारण किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, और आपकी इस बेवकूफी के कारण हो सकता है किसी की मौत हो जाए। या आप ईयरफोन लगा के आराम से रोड पे चल रहे हो, ठीक है ना, 52 गज का दामन पैर मटक के चालूंगी, रोड पे मटक के चल रहे हो आप लोग, गजबन पानी ना चाले, आप गजबन पानी लेके चल रही हो, रोड पे ऊपर जा रही हो आप लोग, या आप कह रहे हो क्या, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, 2 घूंट पिला दे साथ, या फिर मेरे पे छोड़ दे। ये फालतू बकवास करते हैं आप रोड पे चलो, और आपकी इन बकवासों की वजह से किसी की डेथ हो रही है, लापरवाही है ना, तो भैया आप पकड़े जाओगे उसमें, लापरवाही, या ओवर स्पीड चला रहे हो, आप बहुत तेज साधन चला रहे हो, उसकी वजह से किसी में ठोक दोगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसके कारण 376 क्या कहती है, 376 कहती है बलात्कार, किसी के साथ में जबरन सेक्स करते हैं तो उसको बलात्कारी कहेंगे। जो रेपिस्ट के लिए जो सेक्शन लगता है 376 लगता है, याद रखिएगा। 395 395 क्या कहता है, देखिएगा 395 और 392 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है लूट और एक होती है डकैती। अगर 4 से कम लोग हो तो उसे आप कहोगे लूट कहोगे, ध्यान रखिएगा, 4 से कम लोग हो मतलब 3 लोग हो, 2 लोग हो, 1 लोग हो, वो लूट कहलाएगी। आपके घर में एक आदमी आया, सोना चांदी लेके भाग गया, आप इसे क्या कहोगे, मेरे घर में लूट हो गई, लुटेरे आए थे मेरे घर में। लुटेरे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लुटेरे हो सकते हैं ये। और अगर 4 से ज्यादा लोग आ जाए उनको आप डकैती कहोगे। जैसे आप कहते हो ना कि बैंक में डकैती पड़ गई आज, ठीक है ना, तो बैंक रॉबरी करते हैं, डकैती करते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो, 395। तो याद रखिएगा, अगर 4 से ज्यादा लोग लूटपाट करें तो उसको डकैती कहोगे, 4 से कम लोग अगर लूट करें तो उसको आप 392 के तहत लूट कहोगे। तो मतलब 4 से ज्यादा लोग करेंगे 395 लगेगी उनपे, 4 से कम करेंगे 392 लगेगी आईपीसी की, अपराध के लिए सजा फिर होने ही वाली है। 377 ये भी आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, 377 अप्राकृतिक अपराध, अननेचुरल ऑफेंसेस, 10 साल तक की सजा हो सकती है इसके लिए। मान लेते हैं कोई पुरुष है, कुकर्म करना इसको बोलते हैं, कोई पुरुष है लेकिन पुरुष के साथ ही किसी ने मतलब सेक्स जैसा कुछ करने की कोशिश करी है, महिला है, महिला के साथ ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी जानवर के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है कोई, ठीक है ना, तो इनको आप अननेचुरल ऑफेंसेस के ऊपर जो है वो डालने वाले हैं, ठीक है ना। अपोजिट सेक्स में तो बलात्कार होगा, सेम सेक्स के अंदर आप लोग अननेचुरल ऑफेंसेस कहा करते हैं, और 10 साल तक की सजा हो सकती है इसमें। 396, अब 396 क्या कहता है, 95 में तो क्या था आपका, 4 से ज्यादा लोग लूटपाट कर, डकैती है। 96 में क्या हुआ, डकैती तो करी है, साथ में किसी की मौत और कराए, ठीक है ना, हत्या प्लस डकैती, घर से मतलब सारा सोना सामान वगैरह ले भी गए, किसी लोगों को मार हो रहा है, गोली चलाया है, तो ये 396 लगेगी फिर उनपे। 365 है व्यपहरण, और 362 है अपहरण, थोड़ा थोड़ा फर्क है इनके अंदर, ठीक है ना, व्यपहरण और अपहरण के अंदर किडनैपिंग टाइप ही होती है एक प्रकार की, ठीक है ना। तो 365 व्यपहरण है, 362 अपहरण होता है। ऐसे 360 है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से किडनैपिंग हो, और 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल ग्रेजुएशिप, मतलब गार्डियनशिप, सॉरी। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई लड़का 16 साल से कम है, लड़की 18 साल से कम है, वो मंद बुद्धि है,
और अगर आप उनके गार्डियन की मतलब जैसे वो इतना जानते नहीं, उनका दिमाग इतना ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, और उनको आप, या दिमाग काम करे भी बेशक, उम्र है 16 साल लड़के की, लड़की की 18 साल, और उनका जो भी गार्डियन है, मम्मी पापा है, चाचा ताऊ, जो भी गार्डियन है, और उनकी मर्जी के बिना अगर कहीं ले जाते हैं किसी जगह पे, तो फिर आप पे जो है ना लगने वाला है 361। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और व्यपरण के अपहरण तो आपको पता ही है, किसी को जबरदस्ती किसी जगह पे जो है ना, देखो इसमें क्या होता है व्यपरण में, कुछ टाइम तक किसी को जबरदस्ती जो है ना पैक रखना, ठीक है ना। आपसे बहला फुसला के देखो क्या होता है कि व्याकरण में किसी को आप ले गए हैं और कैद कर दिया, अपहरण में क्या होता है, थोड़ा बहलाना फुसलाना और ऐड हो जाता है आपका। अच्छा सर, 201 क्या कहता है, सेक्शन 201 धारा 301 201 सॉरी, अपराधी पर झूठी जानकारी। किसी ने अपराध तो किया है, किसी ने मर्डर किया है, लेकिन आपने कोर्ट में जाके कह दिया ना 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 ना, जज साहब इसने कोई मर्डर नहीं किया, ये बहुत बढ़िया आदमी है, फलाना ढिमकाना, और कल को उस पर साबित हो जाए इसी ने मर्डर किया है, तो ठीक है भाई, इसको तो सजा देंगे देंगे, तू हो रहा जाए एक बार, ठीक है ना, तेरे को बहुत दिन हो गए फालतू में तू चौंचले कर रहा था ना, आज जा तेरे को भी इसके लिए सजा सुनाई जाएगी। 141, 5 से ज्यादा लोग कानून तोड़ने के लिए विधि विरुद्ध अनलॉफुल असेंबली करें। मान लेते हैं किसी को कह दिया कि भाई तुम यहां इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे कर्फ्यू टाइप से कुछ लगा दिया गया है, तो 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो फिर भी लोग 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और ये बात ध्यान देना, इनको कोई अपराध करने की जरूरत नहीं है, अगर ये 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इन पे फिर क्रिमिनल आपका क्या है, ये केस लग जाएगा 141 धारा के तहत, ये बात भी याद रखिएगा। तो मतलब ये क्या है, अनलॉफुल असेंबली है, लॉ को मेंटेन करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं इस करके। 378 चोरी के लिए है, पर्टिकुलर चोरी के लिए। 191 ये फॉल्स एविडेंस देने के लिए, झूठा साक्ष्य पेश करने के लिए। मान लेते हैं किसी ने कहा कि इस चाकू से जो है ना वो मौत की गई है, लेकिन कहीं ये तो चाकू है ही नहीं, ये तो बच्चों वाला खेलने वाला है, ऐसे मौत हो ही नहीं सकती, मतलब वट एवर कोई भी है, झूठा साक्ष्य पेश कर दिया जाए, फॉल्स एविडेंस, झूठे ही मतलब एविडेंस हो, ये तो झूठी जानकारी है या झूठे साक्ष्य एविडेंस गलत पेश किए गए हो। 310 में ठगी आती है, अच्छे से पता है। 312 कोजिंग मिसकैरेज, अगर कोई जो है ना बच्चा गिरा दे, ठीक है ना, गर्भपात करवाए, तो 312 लगती है, उस पर याद रखिएगा, भ्रूण हत्या जैसे जिसको आप बोलते हो ना, उस केस में 312 लगती है। 351 असॉल्ट यानी कि हमला कोई अगर करता है तो 300, 415 चीटिंग छल कपट कोई करता है तो, 499 मानहानि। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने अपना प्रयास किया पढ़ाने का, लेकिन आपने यूट्यूब पे नीचे कमेंट लिख दिया कि आपने बढ़िया नहीं पढ़ाया और आपने 4-5 गालियां बक दी, इसमें मेरी तो मानहानि होगी समाज में, मेरे को तो बहुत बुरा लगा, तो अब मैं आप पे क्या लगाऊंगा, 499 लगाने वाला हूं, तो बच के रहिएगा, ठीक है ना। सभी भी, कोई भी बच्चा ये बेवकूफी ना करे कि किसी भी टीचर के पढ़ाते टाइम पे नीचे कमेंट करे, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है यार बहुत मेहनत करता है वो उसके पीछे, इस लेक्चर को डिजाइन करने में सीरियसली कितनी मेहनत लगी होगी मेरी भी, आप समझ सकते हैं, तो फिर आप 1 मिनट लगते हैं कि ऐसे वैसे कमेंट करके जाएंगे, तो कभी किसी का दिमाग फिर गया तो देख लेना, फिर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो 499 क्या होता है, मानहानि होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दहेज हत्या वाला, ठीक है ना, दहेज हत्या। देखो 498 तो क्या होती है, 498 ए, दहेज मांगना, दहेज के लिए डोमेस्टिक वायलेंस होना, घर पे मार पीट वगैरह कुछ होना, दहेज मांगने के लिए गलत व्यवहार करना, टॉन्टिंग वगैरह करना, ये सारी चीजें 498 ए के तहत लगती है। लेकिन दहेज के लिए किसी की मौत ही कर देना, फिर तो 400 304 भी लग जाएगी, 7 साल तक की सजा वाला काम हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पास हुआ था, ठीक है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये कब पास हुआ था, 1 सितंबर 1872 को हुआ था, इंपॉर्टेंट है। अपराध की जांच कौन कौन करता है, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, न्यायिक, मजिस्ट्रेट और पुलिस करते हैं अपराध की जांच। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सारी चीजें शेयर कर दी है, एक बार इन्हें आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और जरूरत महसूस हुई तो एक फिर हम लोग लेक्चर डिजाइन कर लेंगे अलग से, फिलहाल आप इस लेक्चर को जो है ना वो एंजॉय कीजिएगा, बताइए मुझे फीडबैक दीजिएगा, सर कैसा लगा आपको ये लेक्चर, पसंद आया, समझ में आई क्या चीजें, आपको बताना मुझे कमेंट करके। थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल अवश्य रखना।